अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास भी रियल स्टोरी है और आप शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज की पहली स्टोरी फरहान ने लाहौर से सेंड की है। वो बताते हैं कि ये मेरी फूफो की कहानी है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी फूफो को असरात थे। कोई कहता था कि जिन है, कोई कहता था कि इनकी तबीयत ऐसे ही ख़राब होती है। मेरे फूफा यकीन नहीं करते थे। एक दिन मेरी फूफो की तबीयत ख़राब हुई, घर में कोई भी नहीं था। मेरे फूफा ने कहा कि अगर सच में कोई जिन है तो मुझे तुम निशानी दो। फूफो की आवाज़ में किसी आदमी की आवाज़ थी और बोला कि सामने दरख्त के नीचे एक पतीला रखा है, इसके ऊपर कपड़ा रख दो। सुबह जो भी चीज़ तुम्हें नज़र आए वो किसी को बताना नहीं, वो तुम्हें हमेशा मिलती रहेगी। सुबह जब फूफो और फूफा ने देखा तो वो पतीला आटे से भरा हुआ था और फिर डेली रात को वो बर्तन रखते, उसमें आटा होता। 1 माह तक ऐसा ही होता रहा। एक दिन मेरे फूफो की पड़ोसन ने इनसे पूछा, इतना आटा कहाँ से आता है जो तुम सबको बांटती हो? तो मेरी फूफो ने सब कहानी सुना दी कि ऐसा क्या है। पड़ोसन तो गई, साथ में आटा भी ले गई। अगर मेरी फूफो पड़ोसन को ना बताती तो आटा मिलता रहता। इसके बाद उन्हें कभी आटा नहीं मिला। नेक्स्ट स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर बासित हैं जिन्होंने रहीम यार खान से सेंड की है। वो बताते हैं कि हमारी एक फैमिली मेम्बर थे जो कुछ टाइम पहले अचानक बीमार हो गए। इनका हर जगह अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाया गया, लेकिन वो जिस डॉक्टर के पास भी जाते तो वो जवाब दे देता। इनके घर वालों को ये पता नहीं चला था कि इन पर काला जादू किया था, और ना ही इनके जहन में ये बात आई। इनके घर को तबाह करने के लिए किसी शख्स ने इन पर जादू किया था। फिर यूं हुआ कि इनकी डेथ हो गई। इसके बाद इनका छोटा भाई था जो घर में रह गया था। इस पर भी अमल किया गया। इनकी टांगें तोड़कर इन्हें पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज कर दिया गया। कल मैं अपने दूसरे घर गया तो इनका भाई वही था और मेरे बड़े भाई इनकी टांग पकड़कर कुछ पढ़ रहे थे और इन पर दम कर रहे थे। मैं वहीं पे चुप करके बैठ गया। जब भाई दम करके रूम से बाहर गए तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है इन्हें, तो वो बोले कि बहुत बुरा हुआ इस बेचारे के साथ। मैंने पूछा कैसे बुरा हुआ, तो उन्होंने कहा कि जिन्नात के ज़रिए इनकी टांग पर अमल किया गया है और इन्हें अपाहिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन्नात के ज़रिए इनकी टांग पर अमल किया गया है, इन्हें अपाहिज कर दिया जाए और इनकी दोनों टांगें टूट जाएं, ये चल ना सकें। ना ही इन्हें कोई चोट लगी है और ना ही कोई डॉक्टर बता पा रहा है कि इनके साथ मसला क्या है। इनकी टांगों में अब दर्द भी है। तो मैंने कहा कि इसका कोई हल तो होगा। उन्होंने बताया कि इन्हें जल्दी से कोई अमल करना होगा, इसीलिए हम ये दम करवा रहे हैं। फिर वो उन पर दम किया और उसका असर ख़त्म हो गया, लेकिन टांगों में पानी जमा हो गया। वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। और जो भी जिन्नात के ज़रिए इन पर जादू कर रहा था वो बहुत ही इनका करीबी था। पता नहीं ऐसे लोगों को क्या मिलता है दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करके। एक और रियल स्टोरी मुझे आयशा ने रावलपिंडी से सेंड की है। वो बताती हैं कि ये बिल्कुल हकीकत है जो मेरी अम्मी के साथ पेश आई। मेरी अम्मी दिसंबर 2019 को हॉस्पिटल में एडमिट हुई और इनका किडनी का ऑपरेशन था। इनकी तबीयत ज़रा ज़्यादा ही ख़राब थी, इसीलिए इनको बहुत देर हॉस्पिटल में रुकना पड़ा, तकरीबन 2 मंथ। इस दौरान अम्मी को ख्वाब आया। वो बताती हैं कि रात को सब सोए हुए हैं और वो भी गहरी नींद सो रही थी कि अचानक अम्मी को लगा इनका बेड कोई बाहर की तरफ घसीट कर ले जा रहा है। अम्मी देखती हैं कि आसपास कोई नहीं होता और इनका बेड खुद ब खुद ही बालकनी में जा रहा है और सारी लाइट्स भी बंद होती हैं, बिल्कुल अंधेरा होता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि हॉस्पिटल की सारी लाइट्स जल रही होती हैं। अम्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं।
कि बेड खुद ही बाहर जा रहा है और मदद के लिए पुकारती हैं, किसी को मगर कोई नहीं आता। फिर वो आयतुल कुर्सी और जो सूरत उस वक्त पड़ी जाती हैं। अचानक इनकी आंख खुल गई। वो उठकर अपने इर्द गिर्द देखती हैं और टाइम भी देखती हैं, जो 2:30 बजे का होता है। सारे मरीज सोए हुए थे और अम्मी पसीने से भीग चुकी थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि ख्वाब था और दुरूद और आयतुल कुर्सी पढ़कर फिर से सो जाती हैं। अभी गहरी नींद में ही गई होती हैं कि वही ख्वाब दोबारा से शुरू हो जाता है। जैसे ही बेड खुद की तरफ बाहर की तरफ जाता है, अम्मी वैसे ही मदद के लिए बुलाती हैं। बेड हॉस्पिटल के गार्डन के बिल्कुल दरमियान में आकर रुक जाता है। अम्मी देखती है गार्डन में इनके बेड के इर्द गिर्द कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं और वो कपड़े होते भी अम्मी के हैं। वो बहुत डर जाती हैं और ऊंची आवाज़ में तिलावत करने लगती हैं। इनके तिलावत पढ़ते ही बहुत खौफनाक चीज़ों की आवाज़ें आने लगती हैं और कपड़ों को आग लग जाती है। अम्मी की भी आंख खुल जाती है और एकदम से उठकर बैठ जाती हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें लेती हैं। फिर वो उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि मुझे किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। नेक्स्ट स्टोरी औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद से सेंड की है। मेरे बचपन में हम लोग एक किराए के मकान में रहते थे। ये घर मेरे पापा के एक दोस्त का था, जो इसने हमें किराए पर दिया हुआ था। इस वक्त मेरी उम्र 4 या 5 साल से ज़्यादा नहीं थी जब ये वाक़या पेश आया। ये एक मुनासिब घर था। इस घर में 3 बेडरूम, 2 बाथरूम और एक बड़ा सा किचन था। इस घर का किराया सिर्फ $250 था और मज़े की बात यह है कि किराए में तमाम यूटिलिटी बिल्स भी शामिल थे। जब हम इस घर में मुंतकिल हुए तो पापा के दोस्त ने हमें बताया कि घर में सिर्फ 2 फ्लोर्स हैं, यानी नीचे की मंजिल और इसके ऊपर बनी दूसरी मंजिल, जहां तीनों बेडरूम्स थे। मुझे याद है कि एक दिन मैं घर के पीछे सहन में खेल रहा था कि एकदम से मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। ज़मीन के साथ एक खिड़की थी जिस पर मैं देखकर डर गया। मुझे नहीं मालूम कि क्यों, मगर मैं इसे देखकर इतनी बुरी तरह से डरा कि मैंने बेख्तियार फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मेरे पेरेंट्स मेरे रोने का सबब नहीं जान सके, मगर वो मुझे घर के अंदर ले गए और मुझे बहलाकर खामोश कराया। जब तक हम इस घर में रहे, ये खिड़की मेरे लिए दहशत का सबब बनी रही। मेरे पेरेंट्स का ख्याल था कि ये खौफ आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग से निकल जाएगा, मगर ऐसा इस घर से शिफ्ट होने के बाद ही हो सका। मुझे आज तक इल्म नहीं कि वो खिड़की मुझे इतनी बुरी तरह क्यों खौफज़दा कर देती थी, मगर मैं अब भूले से भी इस तरफ का रुख नहीं करता था। हमें यहाँ शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे और एक रात में अपने कमरे में नींद की आगोश में खोई हुई थी कि निचली मंजिल से एक अजीब सी थप-थप की आवाज़ ने मुझे बेदार कर दिया। मगर मैं ये बात नज़रअंदाज करके फौरी तौर पर दोबारा बचपन की गहरी नींद में डूब गई। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सरहाने बैठा मेरे कानों में गहरी गहरी सांसें ले रहा है। जब मेरी आंखें देखने के काबिल हुईं तो मैंने देखा कि एक जर्द और कमज़ोर चेहरे वाला आदमी बेड के पास बैठा मुझे तक रहा है। मैं बुरी तरह चिल्लाई, जिस पर वो आदमी वहाँ से भाग निकला और साथ ही मेरे वालिदैन भी दौड़ते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुए। जब मैंने इन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये एक खौफनाक ख्वाब है और मुझे टाल दिया। मगर इस रात मैं सुबह तक अपनी मामा के पास इनके कमरे में लिपट कर सोई। अभी इस बात को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि एक रात मेरी 13 साला बड़ी बहन की चीखों से सारे घर वालों की नींद खुल गई। वो हलक फाड़ कर चीख रही थी। इसने कहा कि बिल्कुल वही शख्स इसने 1 हफ्ता पहले जिसे मुझे डराया था, सांप की तरह रेंगता हुआ इसके बिस्तर पर चढ़ रहा था। मेरी बहन का कहना था कि वो आदमी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। बहन की ये बात सुनकर मैं बुरी तरह रोने लगी, मगर मेरे माँ बाप शदीद इस बात पर कायम थे कि ये तुम्हारा वहम है। इसके बावजूद हम दोनों बहनों ने ये रात इनके कमरे में ही गुजारी, क्योंकि हम तना सोने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद हमारे घर से खाना गायब होने लगा।
मगर मामा ने इस बात का सारा इल्ज़ाम हम दोनों बहन भाइयों और पापा के सर डाल दिया। कभी ऐसा भी होता कि हम रात में जिस जगह अपनी चीज़ें रखते थे वो सुबह में दूसरी जगह से मिला करती। हमने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। मेरी बहन का ख्याल था कि ये घर आसेब ज़दा है, जबकि पापा का कहना था कि वो बिला वजह फालतू बातें सर पर सवार कर रही है। फिर अगले कुछ सालों तक यही सिलसिला जारी रहा। खाना गायब हो जाया करता था, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मिला करती थीं, और कभी कभार हम दोनों बहनों को इस आदमी का वही डरावना ख्वाब भी आया करता था। मगर जब कभी भी हमने अपने वालिदैन को इस बारे में कायल करने की कोशिश की, वो हमेशा किसी न किसी बहाने से हमारी बात टाल देते थे, जिसके नतीजे में मेरी बड़ी बहन वालिदैन के साथ ताल्लुकात कुशादा कर चुकी थी। मगर मेरी बड़ी बहन की 16वीं सालगिरह जिस रात थी, उस वक्त एक ये वाक़या पेश आया कि हमें वो घर बिलाखिर छोड़ना ही पड़ा। आधी रात के करीब घर में एक बार फिर मेरी बड़ी बहन की ज़ोरदार चीखों की आवाज़ आई, मगर ये चीखें गैर मामूली तौर पर फ़ौरन खामोश हो गईं। मेरे वालिदैन फ़िक्रमंद होकर इसके कमरे की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि एक शख्स जिसने नहायत गंदे कपड़े पहने हुए थे, मेरी बहन का मुंह अपने हाथ से बंद किए हुए था। उस शख्स ने मेरे वालिद से लड़ने की कोशिश की, मगर इसकी उम्र कम से कम 72 साल थी और फाका कशी के बायस नहायत कमज़ोर हालत में था। पापा ने इसे जल्द ही बेबस कर दिया और फिर पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस वाले घर की तलाशी ले रहे थे तो मामा हम दोनों बहनों को लेकर अंदर कमरे में चली गईं। पुलिस वालों ने पूरे घर में अच्छी तरह से चेक किया, मगर वहाँ कोई और नहीं था और ना ही घर में किसी के घुसने के निशान मिले। अलबत्ता पुलिस को एक दरवाजे का सुराख मिला जो एक खस्ता हाल तहखाने में खुल रहा था। ये दरवाज़ा बंद होने की सूरत में इस तरह दीवार में गायब हो जाता था कि करीब से भी इसकी मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल था। हम में से किसी के ज़हन में शक तक नहीं गुजरा था, और जाहिर है कि जिन लोगों का यह घर था वो भी इस तहखाने की मौजूदगी से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे। ये कमरा मेरी और मेरी बहन की तस्वीरों से भरा पड़ा था। ये तस्वीरें इस खिड़की से उस वक्त ली गई थीं जब हम दोनों बहनें पिछले सहन में खेला करते थे। अब मेरी समझ में आ गया कि मैं इस खिड़की से इतनी खौफज़दा क्यों थी। वो शख्स 1 साल से मेरी और मेरी बहन की तस्वीरें खींच रहा था। उस वक्त मैंने इसे कोई भूत समझ लिया था। यह आदमी ज़हनी तौर पर बीमार था और इसने दावा किया कि वो मेरी बड़ी बहन की मोहब्बत में मुब्तला था। उसका ये भी कहना था कि अब मेरी बहन 16 साल की हो गई है, इसलिए वो एक बार फिर इसे एक बच्चा देने के काबिल थी। इस शख्स को जेल जाने के बजाय पागल खाने में डाल दिया गया। इस वाक़े की यादें आज भी मेरी और मेरी बहन की ज़हनों में ज़िंदा हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कभी भी बच्चों की बातों को इन्हें बच्चा समझकर नज़रअंदाज ना करें।